गुड इवनिंग। एमए एमएससी होम साइंस से पीजी करने वालों के लिए आज का वीडियो मैं गृह व्यवस्था टॉपिक से लेके आई हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों कोई वीडियो नहीं डाला, थोड़ा सा मुझे काम था, तो फिर आज मैं गृह व्यवस्था से आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ। आई थिंक मैंने गृह व्यवस्था के बहुत ही टॉपिक्स जो हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने वो आपको बता देने हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या है। तो गृह व्यवस्था पहला है मेरा कि गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक। तो गृह व्यवस्था के कितने उत्प्रेरक होते हैं? गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल्य, स्तर और लक्ष्य। ये मूल्य, स्तर और लक्ष्य जो है गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक हैं। क्या होता है? मूल्य, स्तर और लक्ष्य। ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें मूल्यों से स्तर प्राप्त होता है, स्तरों से लक्ष्य, और लक्ष्य मूल्य और स्तर मिलकर हमें लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, मूल्य, स्तर और लक्ष्य। तो गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक होते हैं, मूल्य, स्तर और लक्ष्य। नेक्स्ट है, मूल्यों के संबंध में परिवार न केवल उत्तम चयन करता है वरन निर्णय भी करता है। ये कथन किसका है? तो ये है लियोनार्ड मेयो का। मतलब मूल्यों के संबंध में परिवार न केवल उत्तम चयन करता है वरन निर्णय भी लेता है। तो ये लियोनार्ड मेयो का कथन है। नेक्स्ट हमारा है, पार्कर ने मूल्य को कितने भागों में बांटा है? पार्कर ने भी मूल्यों को बांटा है। तो पार्कर ने कितने भागों में बांटा है? पार्कर ने 2 भागों में बांटा है, एक क्रियात्मक, एक कल्पनात्मक। जो हमारे पार्कर के अनुसार मूल्य 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्रियात्मक और एक कल्पनात्मक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, सामान्य अर्थों में लक्ष्य अंतिम बिंदु होता है। जो लक्ष्य है वो हमारा अंतिम बिंदु है, जहाँ तक रहती है परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ये किसका कथन है? ये निखिल और डार्सी का कथन है। निखिल और डार्सी ने बताया है लक्ष्य जो हमारा है वो अंतिम बिंदु है। तो मतलब कि हम लक्ष्य की सारी जो क्रियाएं करते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, और यही हमारा अंतिम बिंदु है, ये निखिल और डार्सी के अनुसार। लक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं? तो लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, समयकालीन लक्ष्य। तो दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होता है? दीर्घकालीन लक्ष्य ये हो गया कि कोई लक्ष्य मतलब कोई कार्य जो हम लंबे समय के लिए बनाते हैं, जैसे कि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ करना है लेकिन आपको वो फ्यूचर में करना है लंबे समय तक के लिए, तो वो दीर्घकालीन। और अल्पकालीन होता है, या फिर आप कुछ समय के लिए, एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो अल्पकालीन। और समयकालीन, और आप तुरंत कि मैं अभी ये करने जा रहा हूँ, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं अभी तुरंत ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, ये टॉपिक, तो ये हमारा समयकालीन हुआ। और मैं 1 हफ्ते में कर लूँगा, ये हमारा अल्पकालीन हुआ। और मैं ये इतनी टॉपिक 1 महीने में करूँगा, ये दीर्घकालीन हो गया। तो ये लक्ष्य जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन और समयकालीन। निखिल एवं डार्सी के अनुसार स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? निखिल और डार्सी के अनुसार स्तर को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? आगे देखते हैं। संतुष्टि के आधार पर, स्थिरता के आधार पर, गुण के आधार पर। पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रण करने वाला मूल्य नहीं है। कार्य क्षमता जो है वो मानव आचरण को नियंत्रण नहीं करता है, ये पार्कर के अनुसार है। आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला, धर्म कैसा मूल्य है? तो ये आंतरिक और साधनात्मक मूल्य है। हमारा आराम, स्वास्थ्य, मनोकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला, धर्म, ये हमारा आंतरिक। देखिए स्वास्थ्य जो है आंतरिक है, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला, धर्म साधनात्मक, ये मतलब नाम से ही पता चला ये आंतरिक हमारे अंदर और साधनात्मक मूल्य है। ठीक है, आगे चलते हैं।
व्यवस्थापन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्तर ऊंचा उठाने में सहायक होता है? परिवार, समाज, देश, उपरोक्त में। जो व्यवस्थापन प्रक्रिया है वो हमारा किसका स्तर जो है उठा होता है? तो व्यवस्थापन प्रक्रिया, परिवार, समाज और देश, उपरोक्त में सभी। परिवार से समाज बनता है और परिवार से हमारा समाज बनता है और समाज से हमारा देश बनता है। तो अगर हम परिवार को ऊंचा उठाएंगे तो हमारा समाज भी ऊंचा उठेगा और समाज ऊंचा उठेगा तो हमारा देश भी ऊंचा उठेगा। तो जो व्यवस्थापन प्रक्रिया है वो परिवार, समाज, देश तीनों को ऊंचा उठाने का सहायक है, तीनों को ऊंचा उठाने में सहायक है। ठीक है। सामाजिक स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और दार्शनिक। सामाजिक स्तर पूछा है, किसको शामिल किया है? समाज में हमारा धर्म भी है, आर्थिक भी है और दार्शनिक भी है। तो ये तीनों जो है हमारा सामाजिक स्तर में जो है शामिल किए जाएंगे। व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है योजना बनाने के लिए, परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, साधनों का प्रयोग करने के लिए। व्यवस्था क्यों, किसके लिए होती है? हम कोई व्यवस्था क्यों करते हैं? तो योजना बनाने के लिए। योजना बनाने के लिए तो कोई व्यवस्था का महत्व तो नहीं होता है। परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, साधन का प्रयोग करने के लिए। व्यवस्था, तो व्यवस्था जो है परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी परिस्थिति है उसको नियंत्रण करने का क्या है, पहले हम उस परिस्थिति को समझें और उसकी व्यवस्था कर दें। जैसे हमारे कोई गेस्ट आया है, एक परिस्थिति है, तो गेस्ट के लिए हम व्यवस्था कर देंगे तो वो परिस्थिति नियंत्रण हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो व्यवस्था महत्वपूर्ण है परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए। गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाना, पारिवारिक स्तर को बनाए रखना, सभी परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करना। तो गृह व्यवस्था का हमारा जो लक्ष्य क्या है, गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग बताइए। पारिवारिक वातावरण स्वच्छ बनाना। गृह प्रबंध जो है क्या होता है? प्रबंध हम परिवार के लिए भी करते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए भी करते हैं। तो पारिवारिक का वातावरण को भी गृह प्रबंध स्वच्छ बनाता है, परिवार के स्तर को भी बनाए रखता है गृह प्रबंध के द्वारा, और पारिवारिक सदस्यों की गृह प्रबंध द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो उपयुक्त में सभी गृह प्रबंध का ये मुख्य उद्देश्य ये तीनों है। ठीक है। गृह प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से किसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण। तो गृह प्रबंध के अंतर्गत हम नियोजन भी करते हैं, संगठन भी करते हैं और नियंत्रण भी करते हैं। जब कोई हम प्रबंध बनाते हैं तो उसका पहले नियोजन भी करना, मतलब उसके लिए योजना बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और योजना बनाने वाला उसमें संगठन भी ज़रूरी है और उसके साथ उसका नियंत्रण करना भी ज़रूरी है। तो जो वैज्ञानिक विश्लेषण है तीनों का किया जाता है। तो उपरोक्त में सभी हमारा आंसर हो गया। योजना का निर्माण किया जाता है स्मृति, कल्पना, बुद्धि या सभी। तो हम कोई योजना बनाएंगे उसके लिए इस कल्पना भी होगा कि हमारा योजना ऐसा होना चाहिए, स्मृति उसमें याददाश्त भी होनी चाहिए हमारी, मतलब कल्पना में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं, और बुद्धि की हम योजना कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो हमारा योजना के निर्माण में हमारा स्मृति, कल्पना और बुद्धि ये तीनों का होना आवश्यक है। तो इसका भी उपयुक्त में सभी। तो अगर आपका योजना बनाने के निर्माण में क्या आवश्यक है, अगर स्मृति, कल्पना, तीनों, बुद्धि ये तीनों आवश्यक है, कुछ भी ऑप्शन में आ जाएगा तो अगर आप स्मृति, कल्पना और बुद्धि तीनों में से होगा तो आप लगा सकते हैं। फिर गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है? सुनियोजित, मतलब एक योजना बनाया हुआ, सजीव, परिवर्तनशील। तो गृह व्यवस्था जो है हमारा सुनियोजित है, सजीव भी है और परिवर्तनशील भी है। तो उपयुक्त में सभी ये हमारा गृह व्यवस्था है। व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
बनाता है योजना, संगठन, कौशल और सभी। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहला हम उससे का योजना बनाते हैं, क्योंकि हम किसी भी लक्ष्य तक बिना योजना बनाए नहीं पहुंच सकते। तो हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसका योजना बनाना होगा। तो इतना तो आपका गृह व्यवस्था से मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चंस काफ़ी है। तो अगर मुझे और भी लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और आपको इस गृह व्यवस्था टॉपिक से और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके लिए ये यूज़फुल हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।